ये कहानी दो दोस्त और एक जहाज की है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इससे खूबसूरत दोस्ती की कहानी आपने नहीं सुनी होगी। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप भी मेरी तरह कोरियन ड्रामा और फिल्मों के शौकीन हैं और हर रोज एक नई कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम दूर से एक लड़के को साइकिल पर सवार होकर आते हुए देखते हैं। उसकी सांसें फूल रही थी, मानो कि वो बहुत तेजी में साइकिल चलाकर आ रहा हो। इस लड़के का नाम हसन है। उसने देखा कि सामने पड़े लावारिस जहाज पर कुछ लोग खड़े हैं। ये जहाज हसन के बाबा का था और उन कुछ लोगों में हसन का बड़ा भाई अब्दुल्ला भी शामिल है। वो किसी तरह इस जहाज को बेचने की कोशिश कर रहा है। हसन दौड़ता हुआ जहाज तक पहुंचा और उसने अब्दुल्ला से पूछा कि ये लोग कौन हैं और इस जहाज पर क्या कर रहे हैं, और तुम्हारे पास इंजन रूम की चाबी कहाँ से आई? मुझे भी वो चाबी चाहिए। अब्दुल्ला ने उससे कहा, बड़ी मुश्किल से मैं इन लोगों को जहाज खरीदने के लिए राजी कर रहा हूँ, तो इस बीच में कोई गड़बड़ मत करना। हसन बोला, और तो सिर्फ 7 दिनों की बात है, उसके बाद भले ही तुम ये जहाज बेच दो। अब्दुल्ला ने कहा, 7 दिन क्या, मैं 1 दिन भी नहीं रुकना चाहता। सालों इंतजार करने के बाद अब मुझे एक बात समझ आ गई है और तू भी कान खोल कर सुन ले कि बाबा वापस नहीं आने वाले। हसन ने फिर कहा, बाबा जरूर आएंगे, सिर्फ 7 दिन की बात है और हमारी बड़ी बहन भी तो इस जहाज को बेचने के पक्ष में नहीं है। अब की बार अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा के जाने के बाद मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, तो इस घर की जिम्मेदारी भी मेरी हुई। लेकिन हसन उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार उसे रोक रहा था। अब्दुल्ला ने उसे समझाया कि देख, तेरी भाभी पेट से है, वो इस माहौल में बच्चा कैसे देगी, इसीलिए हम सब कुछ बेचकर शहर जा रहे हैं। तू भी घर जाकर अपना सामान बांध ले। लेकिन हसन ने कहा कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। उन दोनों भाइयों के बीच बहुत कहासुनी हुई। इसके बाद अब्दुल्ला अपनी मोपट लेकर वहाँ से चला जाता है और हसन उसे देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद हसन अपने घर पहुंचा और उसने देखा कि उसके भाई ने सच में उनका घर बेच दिया है। यहाँ तक कि घर के छोटे बड़े सामान भी बेचे जा चुके हैं। फिर उसकी नजर उसकी भाभी और बड़ी बहन पर पड़ी। कुछ देर दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे को बिना पलके झपकाए देखा। किसी ने कुछ कहा नहीं। हसन समझ गया कि ये घर अब उनका नहीं रहा और वो चुपचाप घर के अंदर चला गया। भीगी पलकों के साथ वो घर के चारों तरफ देख रहा है। फिर वो अपने कमरे में आया, जहाँ पर एक पुरानी संदूक पड़ी है जिसमें उसके बाबा का एक शर्ट और माँ के हाथों की बुनी एक दरी है। हसन वो संदूक लेकर जहाज पर चला आता है और बाबा की शर्ट को जहाज के बाहर टांग देता है। इतने में बड़ा भाई अब्दुल्ला उसे ढूंढते हुए जहाज तक पहुंचा और उसे कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? उधर हमारी पिकअप तैयार है, भाभी गाड़ी में तेरा इंतजार कर रही है, हमें तुरंत शहर के लिए निकलना होगा। हसन कहता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं इसी जहाज पे रहकर बाबा का इंतजार करूंगा। अब्दुल्ला बोला, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कोई जहाज नहीं, खंडहर है और समंदर का पानी सूख चुका है। अब यहाँ पानी कभी नहीं आने वाला। दोनों भाइयों की फिर से बहस शुरू हो जाती है। अब की बार अब्दुल्ला गुस्से में जहाज पर चढ़ गया और वो हसन को पकड़ने की कोशिश करता है। हसन भी जहाज में यहाँ से वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो बड़े भाई की पकड़ में आ ही जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी आगे आगे जा रही है और पीछे दोनों भाई बाइक पर सवार है। इतने में हसन भाई की जेब से एक चाबी निकाल कर फेंक देता है और थोड़ी देर बाद उसे कहता है, शायद तुम्हारी जेब से कुछ गिर गया है। पहले तो अब्दुल्ला उसकी बातों पर गौर नहीं करता, लेकिन फिर जब उसने अपनी जेब टटोली तो वहाँ पर वो चाबी नहीं था। अब्दुल्ला ने बाइक रोकी तो सामने वाली गाड़ी भी रुक गई। अब्दुल्ला ने उन्हें आगे जाने को कहा और फिर अपनी बाइक मोड़ दी। बाइक से उतरकर चाबी ढूंढते वक्त भी उसने हसन का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। इतने में हसन बोल पड़ा, वो रही चाबी, और अब्दुल्ला का हाथ छुड़ाकर भागने लगा। अब हसन आगे आगे और अब्दुल्ला बाइक लेकर उसके पीछे पीछे है। काफी कोशिश करने के बाद भी जब अब्दुल्ला हसन को पकड़ नहीं पाता तो वो बाइक से गिर पड़ता है और बेहोश होने का नाटक करता है। दूर खड़ा हसन डर गया। उसे लगा कि भाई को कुछ हो गया है, लेकिन उसके थोड़ा नजदीक आते ही अब्दुल्ला उसे वापस से पकड़ने की कोशिश करता है और इस बार भी हसन उसका हाथ छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। अब अब्दुल्ला बहुत गुस्सा हो जाता है। वो हसन से कहता है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तेरी भाभी तेरी चिंता करेगी। अगर वो इस वक्त बीमार ना होती तो मैं तुझे पकड़ कर ले जाता। फिर अब्दुल्ला कहता है कि मैं अगले 3 दिन में वापस आऊंगा और अगर तब भी बाबा नहीं लौटे तो तुझे मेरे साथ जाना होगा, नहीं तो मैं तेरे हाथ पांव बांध के अपने साथ ले जाऊंगा। और जेब से कुछ पैसे निकाल कर नीचे फेंकते हुए कहता है,
ये लेकर अपनी बड़ी बहन के घर चले जाना। कुछ देर बाद हम हसन को देखते हैं। वो अपने पुराने घर के सामने बैठा हुआ है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा है, इसीलिए वो बाहर ही बैठकर इंतजार करने लगा। अब जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, सियाल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। डर कर हसन उस घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। अब सीधा हसन की नींद सुबह खुलती है जब एक लड़का उसे आकर जगाता है। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हसन बोला, क्या कर रहा हूँ मतलब, ये मेरा घर है। अब हसन उस लड़के के बाबा माँ को देखकर भी चिल्लाने लगा, लेकिन उसके बाबा बड़े ही सभ्य किस्म के इंसान थे। उन्होंने हसन से कहा, तो ये तुम्हारा घर था? हसन बोला, घर था मतलब, अभी भी ये मेरा ही घर है। फिर उसके बाबा ने कहा, तब तो हम तुम्हारे मेहमान हुए। हसन ने इस बार भी कहा, मुझे यहाँ किसी मेहमान की जरूरत नहीं। इतने में वो लड़का बीच में आकर कहने लगा, तुम मेरे बाबा से इस तरह बात नहीं कर सकते। और उन दोनों में थोड़ी तू मैं होने लगी। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि हसन बहुत सारी चाबियों का गुच्छा लेकर इंजन रूम के ताले को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उसने दूर से अपनी बड़ी बहन को आते हुए देखा। उसने हसन से कहा कि मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, खाना खाने के बाद तुझे मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। लेकिन हसन उसे देखकर जहाज पर से उतर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब बड़ी बहन ने चिल्लाते हुए कहा, बाबा के जाने के बाद बड़े भाई होने के नाते अब्दुल्ला ने हमारी सारी जिम्मेदारियां उठाई है। वो हम दोनों को बहुत प्यार करता है और हमारा भला चाहता है, इसीलिए वो जो भी फैसला करे हमें उसका साथ देना चाहिए। तब हसन ने मुड़कर कहा, तुम भी तो 2 दिन पहले तक इस जहाज को बेचने के पक्ष में नहीं थी, और अगर इस जहाज को वाकई में बेचने की जरूरत होती तो बाबा इसे कब का बेच चुके होते। जब उन्होंने नहीं बेचा तो हम कौन होते हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, मेरा विश्वास है कि बाबा जरूर लौट आएंगे। इतना कहने के बाद वो बाजार आ जाता है। फिर वहाँ से घूमता हुआ वो अपने घर पहुँचा, जहाँ पर वो घर के बाहर लगी बल्ब को पत्थर मारकर तोड़ देता है। और फिर जहाज पर वापस आकर वो अपने मन से गाना गाते हुए जहाज की सफाई करने लगा। थोड़ी ही देर बाद हसन को कांच टूटने की आवाज आती है। उस लड़के ने आकर हसन के जहाज की खिड़की का एक कांच तोड़ दिया है। ये देखकर हसन उसे मारने के लिए दौड़ता है और एक सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर कहा, अगर तुमने फिर कभी मेरे घर के बाहर के बल्ब तोड़ी तो मैं तुम्हारे जहाज की सारी खिड़कियों के कांच तोड़ दूंगा। ये सुनकर हसन को और गुस्सा आ जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। लड़का दौड़कर अपने घर में घुस गया और घर की खिड़की से हसन को देखते हुए हंसने लगता है। अगले दिन जब वो लड़का रास्ते पर से स्कूल जा रहा था तो हसन पहले से ही उसका वहां इंतजार कर रहा था। वो हसन को देखकर डर कर भागने लगता है और हसन उसका पीछा करता है। भागते भागते वो अपनी क्लास के अंदर घुस जाता है। उसकी क्लास में आते ही टीचर उसे बैठने के लिए कहते हैं। वो दरअसल उस लड़के के पिता है और उनका अभी अभी इस जगह पर तबादला हुआ है। वो उस लड़के का परिचय क्लास के बाकी बच्चों से करवाते हैं। उस लड़के ने अपना नाम मोहम्मद हातिम बताया और सभी उसे प्यार से नाजी कहकर पुकारते हैं। टीचर आगे बताते हैं कि वो देश के उत्तरी छोर रामदान से आए हैं। आगे टीचर बताते हैं कि इस जगह का नाम उर्मिया है और यहाँ के जलाशय को उर्मिया लेक कहा जाता है। फिर वो ब्लैक बोर्ड पर उस जगह का एक मानचित्र बनाकर दिखाता है और ये उर्मिया लेक क्यों सूख गई इसकी वजह बताता है। इतनी देर से खिड़की पर खड़ा हासिम उनकी बातों को गौर से सुन रहा है। जब स्कूल की छुट्टी हुई सारे बच्चे अपने घर की ओर चल पड़े और नाजी अपने पिता के साथ ही घर लौटता है। अब अगले दिन रास्ते में हसन नाजी को पानी में खेलते हुए देखता है और वो दबे पांव उस तक पहुंचा और उसे पत्थर मारता है। नाजी उसे देखते ही वहां से भागने लगा और हसन उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। दोनों के बीच कीचड़ में काफी खींचातानी हुई, जिसके बाद नाजी कीचड़ में सना हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी माँ ने उसे देखते ही पूछा, ये तुझे क्या हुआ है? और खबरदार अगर घर के अंदर गया तो मैंने अभी अभी पूरा घर साफ किया है। ये सुनकर नाजी वहीं दरवाजे पर बैठ गया और माँ से कहने लगा, मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहता, मुझे वापस घर जाना है। नाजी ने माँ से शिकायत की, यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं है। उस लड़के ने आज मेरे साथ मारपीट की और मुझे चोर कहा। वो कहता है कि हमने उसका घर चुराया है, इसीलिए मुझे मेरे घर वापस जाना है। हम कब तक बाबा के पीछे पीछे यूं शहर बदलते रहेंगे? क्या हमारा कभी कोई स्थायी घर होगा? और गुस्से में वो घर से निकल जाता है और एक ऊंची जगह पर बैठकर मन महसूसता रहता है। तभी उसकी नजर दूर खड़े जहाज पर पड़ी। उसने देखा कि हसन को कोई जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो दरअसल उसका बड़ा भाई अब्दुल्ला है जो उसे ले जाने आया है। दूसरे ही पल हम देखते हैं कि नाजी दौड़ता हुआ उस जहाज तक पहुंच गया और वो उसके भाई से कहता है,
कि आप मेरे दोस्त को अभी छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा, तुम कौन हो? मैं हसन का बड़ा भाई हूँ और मैं इसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। तुम हम दोनों भाई के बीच में मत बोलो। फिर नाजी ने कहा, मैं 1 से 3 तक गिनती करूंगा। अगर उसके बाद भी तुमने मेरे दोस्त को नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब्दुल्ला ने जवाब में कहा, तुम 1 से 3 क्या 1 से 10 तक गिन लो, तब भी मैं इसे आज ले जाकर रहूंगा। और 3 तक गिनती पूरी होते ही नाजी दौड़कर उसके भाई के कंधों पर चढ़ गया और हसन से कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं तुम्हारे भाई को पकड़ के रखता हूँ। और हसन किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। अब दृश्य नाजी के घर का दिखाता है। वो बहुत गुस्से से अपना सामान बांध रहा है। लगता है कि वो इस घर में और एक पल नहीं रहना चाहता। दूसरे कमरे से उसके बाबा की आवाज आ रही है। वो नाजी को परीक्षा में कम नंबर लाने के लिए डांट रहे हैं। नाजी कहता है, आपने भी तो मुझसे झूठ कहा था कि यहाँ समंदर है। कहाँ है समंदर? मुझे मेरे घर वापस लौटना है। इसी बीच नाजी का ध्यान उनके घर के आगे लगे उस बल्ब पर पड़ता है जिसे हसन ने तोड़ दिया था, और उसे समझते देर नहीं लगी कि यह हसन का ही काम है। इसके बाद अगली सुबह हसन नींद से जागता है और मुंह हाथ धोने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसका ध्यान बगल पे रखे खिड़की के शीशे पर पड़ती है जिसे नाजी ने तोड़ दिया था, और वो भी समझ जाता है कि यह नाजी का काम है। जिसके बाद हसन सीधा नाजी के घर जाता है और उसकी माँ से पूछता है कि वो कहाँ है। उसकी माँ ने बताया कि वो तो स्कूल गया है। ये सुनते ही हसन नाजी की स्कूल की तरफ निकल पड़ा। जब वो स्कूल पहुंचा, उसे खिड़की के सामने खड़ा देख नाजी के पिता उसे अंदर बुलाते हैं, लेकिन हसन उनसे सिर्फ इतना पूछता है कि नाजी कहाँ है। उसके पिता ने बताया कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए वो घर पर ही है। और ये सुनते ही हसन वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे नाजी कहीं बैग लेकर जाता हुआ दिखा। उसने नाजी से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। नाजी बोला, तुम्हें बताना जरूरी है क्या, या फिर कहीं ये रास्ता भी तुम्हारे पिताजी ने खरीद के तो नहीं रखा? हसन बोला, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें फिर से लड़ने का मन है? अब की बार नाजी ने कहा, मैंने तुम्हारे जहाज की खिड़की तोड़ी थी, उसका शीशा मैंने तुम्हें लौटा दिया है। अब इसके बाद हमारा हिसाब बराबर हुआ। अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। नाजी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। हसन ने पीछे से उसे आवाज लगाते हुए कल के लिए शुक्रिया कहा। इसके बाद हम हसन को जहाज के रंग बिरंगी लाइटों को ठीक करते हुए देखते हैं कि तभी उसे जोर का बिजली का झटका लगा, और ये देखकर खिड़की के सामने खड़ा नाजी खिलखिलाकर हंस पड़ता है, और उसे देखकर हसन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। और ये इन दोनों की दोस्ती का आगाज है। अब वो दोनों साथ में बैठे हैं और हसन उसे इस समंदर के सूखने की कहानी बताता है। वो कहता है कि उसकी माँ को ये समंदर बहुत पसंद था। वो घंटों इसके किनारे पर बैठे रहती। हमारे माँ बाबा की शादी भी इसी जहाज पर हुई थी। वो एक समय था जब इस जहाज पर कई लोग सवारी करने आते थे और माँ उन्हें किनारे से हाथ हिलाते हुए अलविदा कहती। फिर धीरे धीरे ये समंदर का पानी सूखने लगा और इसके साथ ही मेरी माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब ये समंदर पूरी तरह सूख गया और मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। माँ के जाने का पिताजी को बड़ा अफसोस था। उन्होंने इस समंदर को सूखने से बचाने के लिए कई कोशिशें की, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, वहाँ रोज खत लिखे, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। पिताजी ना ही समंदर को बचा पाए और ना ही मेरी माँ को। और एक दिन पिताजी घर से चले गए। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। कोई कहता है कि वो काम ढूंढने के लिए गए हैं, कोई कहता है कि वो माँ के जाने का दुख नहीं झेल सके इसीलिए चले गए, और कोई तो कहता है कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। बड़े भैया कभी कभी कहा करते थे कि पिताजी लौट आएंगे, लेकिन अब तो उसने भी हाल छोड़ दिया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि पिताजी एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। वो इस जहाज को बहुत प्यार करते थे। ये जहाज मेरे दादा के पिता का था। उनसे मेरे दादाजी को मिला और मेरे दादा से मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी अपना हर जन्मदिन इसी जहाज पर मनाया करते थे और 5 दिन बाद उनका जन्मदिन है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो उस दिन जरूर आएंगे। नाजी कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे पिताजी वापस आने वाले हैं। हसन ने कहा, लेकिन इस जहाज की हालत को देखकर मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगेगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे इस जहाज को ठीक करने के लिए? नाजी ने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम नाराज नहीं होगे। हसन की पूछने पर उसने बताया कि यह जहाज अब जहाज नहीं रहा, ये खंडहर हो चुका है, किसी काम का नहीं। ये सुनते ही हसन गुस्से से तिलमिला उठता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार के इस अमूल्य धरोहर को खंडहर कहने की? नाजी कहता है, अरे
तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? लेकिन हसन उसे वहाँ से भगा देता है और फिर अकेले ही जाकर जहाज की साफ सफाई में जुट जाता है। अब यहाँ रात के वक्त नाजी के पिता उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाजी का ध्यान तो कहीं और ही है। उसके दिमाग भी कुछ नहीं घुस रहा। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज हुई। नाजी दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि उसके पिताजी ने उसे डांट कर बैठा दिया और खुद दरवाजा खोलने गए। बाहर जाकर देखा तो हसन आया हुआ है। वो नाजी से मिलने आया है। नाजी के पिता ने उसे बड़े अच्छे तरीके से बात की और कहा कि वो नाजी को अभी बुला देते हैं। अंदर नाजी ने जब सुना कि हसन उसे मिलने आया है, उसने पिताजी से कहा कि उसे कह दे कि वो सो चुका है, आज नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसके पिताजी ने उसे डांटते हुए कहा कि हमें किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब मजबूरन नाजी को बाहर निकलना ही पड़ा। उसने निकलते ही हसन से पूछा कि वो यहाँ इस वक्त क्यों आया है। हसन ने उसे आज जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी कहा। नाजी बोला, ठीक है, मैंने तुम्हारी सॉरी मान ली। और इतना कहकर वो अंदर जाने लगा कि हसन ने फिर से उसे आवाज लगाई। नाजी बोला, अब क्या हुआ? हसन ने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे उस जहाज को वापस से ठीक करने में? नाजी ने उसके मुंह पर ना कह दिया, लेकिन हसन भी कहाँ मानने वाला था। वो उसे अलग अलग तरीकों से मनाने लगा। उसने कहा कि तुम्हें तो जहाज के बारे में बहुत कुछ पता है, तुम बस मुझे बताना और मैं करता रहूंगा। हसन की इतने बार कहने के बाद नाजी उसे मना नहीं कर सका और कहा, ठीक है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। मुझे मेरे पिताजी से बचकर किसी तरह आना होगा और इसके लिए कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। उसकी हामी सुनकर हसन खुशी से उछल पड़ा और उसे गले से लगा लेता है। अगले दिन स्कूल जाने के लिए नाजी के पिता उसे उठा रहे हैं, लेकिन आज तो उसे हसन का जहाज ठीक करने जाना है। उसे किसी तरह भी बहाना बनाकर स्कूल जाने से बचना होगा और वो पेट दर्द का बहाना बनाता है, मानो उसे इतना दर्द हो रहा हो कि वो यही मर जाएगा। तभी नाजी की माँ दौड़ कर आती है और अपने लाडले से पूछने लगती है कि उसे कहाँ दर्द हो रहा है। बाबा भी पीछे पीछे कमरे में आए और कहा, ये सब स्कूल न जाने का बहाना है, देखना स्कूल नहीं गया तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ ने भी कह दिया, आज वो स्कूल नहीं जाएगा, दिखाई नहीं देता कितना दर्द हो रहा है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि नाजी जहाज को अच्छी तरीके से देख रहा है। ये जहाज कभी समंदर की लहरों में उफान मारता था, जो आज कंकाल बने खड़ा है। फिर उसने हसन से जाकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये जहाज ठीक नहीं हो सकता। इस जहाज का ना तो रडार है और ना ही कंपास, ये सिर्फ एक खंडहर है और कुछ भी नहीं। ये सुनकर हसन दोबारा से गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें इस जहाज को ठीक करने की मदद मांगी है और तुमने फिर से वही सारी बकवास शुरू कर दी। नाजी बोला, ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस जहाज का इंजन कैसा है। और वो दोनों मिलकर इंजन रूम का ताला खोलने की कोशिश करते हैं। इतने में उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो नाजी के पिता है। उन्हें देखते ही नाजी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बाबा से सॉरी कहा, क्योंकि अगर वो झूठ नहीं बोलता तो अपने दोस्त की मदद के लिए यहाँ नहीं आ पाता, क्योंकि कल मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी मदद करने जरूर आऊंगा। और नाजी के बाबा चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो दोनों फिर से इंजन रूम का ताला खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो ताला नहीं टूटता। थोड़ी देर निराश होकर बैठने के बाद वो आसपास के खराब पड़े जहाजों से सामान इकट्ठा करने लगे और जहाज की मरम्मत में जुट गए। इसी के बीच में वो अपना मनोरंजन भी कर लेते। जब हसन जहाज को पेंट कर रहा था, तब नाजी को एक खुरापाती बुद्धि आई और उसने उस पे बाल्टी का पानी फेंक दिया। और उनकी इसी मीठी नोकझोंक के बीच अचानक उसका ध्यान दूर से आ रहे कुछ लोगों पर पड़ा। वो दरअसल नाजी के बाबा और स्कूल के बच्चे थे। बाबा ने स्कूल के बच्चों से कहा कि आज उनकी क्लास यहीं लगेगी और तब तक वो सभी इस जहाज को साफ करने के लिए नाजी और हसन की मदद करे। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सभी बच्चों ने मिलकर मस्ती मजाक के साथ पूरे जहाज को पेंट किया और इस काम में खुद नाजी के बाबा भी शामिल है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जहाज में ही बच्चों की क्लास ले रहे हैं और हसन बाहर खड़ा उन्हें झांक रहा है। तब नाजी के बाबा ने उसे अंदर बुलाया और वो भी बाकी बच्चों के साथ इस क्लास का हिस्सा बन गया। अगले दिन हम हसन और नाजी को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। नाजी हसन को समंदर की कहानियां बता रहा है। जब वो छोटा था तो अपने चाचा के साथ समंदर में मछलियां पकड़ने जाया करता था और हसन बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा है। इतने में उन्हें हसन का बड़ा भाई अब्दुल्ला बाइक पे उसी तरफ आते हुए दिखा। अब्दुल्ला जब सामने आया तो नाजी हसन को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसका भाई अंदर चला गया और वो जहाज के इस काया पलट को चुपचाप बैठ के देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों से बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। बड़े भाई को जाता देख हसन और नाजी खुशी से झूम उठे।
अब ये दोनों दोस्त दुगने उत्साह के साथ जहाज की मरम्मत में लग गए। एक समय पर जब सब कुछ ठीक लगने लगा, तब नाजी ने हसन को आवाज दी कि वो अब जहाज को स्टार्ट करने वाला है। उसने इस काम में ऊपर वाले की भी मदद मांगी, मगर जैसे ही उसने सारे बटन दबा दिए, जहाज में किसी तरह की हलचल नहीं हो रही। जहाज बिल्कुल निस्तब्ध खड़ा है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो दोनों दोस्त इंजन रूम की चाबी ढूंढने लगते हैं और एक समय में उनको वो चाबी मिल जाती है। अब हसन इंजन रूम की चाबी खोलने की कोशिश कर रहा है और सारे बच्चों ने उसे घेर कर रखा है। चाबी खुलते ही सारे बच्चे खुशी से चिल्ला उठते हैं। दरवाजा खुलने के बाद एक एक करके सभी बच्चे इंजन रूम में उतर आए। लेकिन ये क्या, ये कमरा तो खाली है, वहाँ कोई इंजन है ही नहीं। ये देखकर नाजी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई क्योंकि इस जहाज का तो इंजन ही नहीं है, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हसन उसे पीछे से पुकारता है और निराश होकर वही खड़ा रह गया। रात को हसन उसी जहाज के कोने में सो रहा था कि अचानक बाहर से नाजी ने उसे आवाज लगाई। उसने झट से उठकर बाहर देखा तो नाजी कह रहा है, अरे बेवकूफ, जहाज तो बिना इंजन के भी चल सकता है। हम जहाज पाल के सहारे भी चला सकते हैं, मगर इसके लिए खूब सारे कपड़ों की जरूरत है। अगले दिन सारे बच्चे कपड़ा जुटाने में लग गए। इधर हसन जहाज में काम कर ही रहा था कि उसे दूर से अपनी बड़ी बहन आती हुई नजर आई। उसने झट से जहाज की सीढ़ी गिरा दी और पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? बड़ी बहन बोली, तुझे देखने आई हूँ, कैसा है तू? हसन बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बड़ी बहन ने कहा, जहाज बहुत ही सुंदर लग रहा है। कल हमारे घर बड़े भैया आए थे, तू बहुत जल्द चाचा बनने वाला है और बड़े भैया अपनी बीवी को लेकर बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनके पास पूरे पैसे जमा नहीं हुए। उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तूने जहाज को बहुत सुंदर से सजाया है। वो कल तुझे देखकर बहुत खुश हुए थे और मैंने उससे इस जहाज को ना बेचने की बात भी कही, लेकिन उसने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, जहाज बिक चुका है। ये सुनकर मानो हसन के तो सर पे आसमान गिर पड़ा हो। उसकी आंखों का पानी छलक उठा और दोनों भाई बहन मौन एक दूसरे को देखते रहे। दृश्य बदलता है और हसन जहाज पर टंगे उसके बाबा के कपड़े को देखकर जोर जोर से पूछ रहा है, बाबा आप कहाँ हैं? क्यों वापस नहीं आते? वो लोग आपके इस जहाज को बेच देंगे। क्या आपको इस जहाज से प्यार नहीं रहा? आप जहाँ भी है जल्दी लौट आए, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। और वो जहाज से बंधी रस्सी को खींचता रहा। उसकी आवाज दूर दूर के खालीपन से टकरा कर वापस आती रही, मानो वो अपने बाबा के जहाज को यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहता हो। दृश्य फिर बदलता है। नाजी हसन को ढूंढता हुआ जहाज पर आया है, मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और फिर अचानक उसकी नजर जमीन पर बेहोश पड़े हसन पर पड़ी। वो उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसकी माँ हसन का दवा पानी कर रही है और सामने हसन की बड़ी बहन और भाई भी बैठे हुए हैं। हसन की बड़ी बहन ने नाजी की माँ का शुक्रिया अदा किया। नाजी की माँ बोली, इसमें शुक्रिया कैसा, वो भी तो मेरे बेटे जैसा है। तब उसका बड़ा भाई चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया। फिर हम नाजी को देखते हैं जो कि उस जहाज के सामने खड़ा है और देख रहा है कि कुछ लोग उस जहाज के ऊपर खड़े हैं और उसे काट रहे हैं। वो चीख चीख कर उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। फिर वो उन पे पत्थर मारने लगा। इससे गुस्सा होकर जहाज से उतर के कुछ लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। अब नाजी हसन की बड़ी बहन के घर गया और कहा, अगर आप अपने भाई से सच में प्यार करती है तो इस जहाज के कटाई का काम अभी बंद कर दे। इसके बाद वो साइकिल लेकर उसके बड़े भैया के पास गया और उन्हें भी बातें सुनाने लगा, लेकिन अब्दुल्ला उसके बातों को अनसुना कर देता है। तब उसने कहा, कैसे भाई है आप? कल जब हसन बेहोशी से उठेगा और अपने जहाज को इस हालत में देखेगा तो उस पे क्या बीतेगी, कभी सोचा है आपने? बहुत मनाने के बाद अब्दुल्ला उसके साथ जाने को राजी हो जाता है और वो जहाज की कटाई कर रहे लोगों को 2 दिनों बाद इस काम को करने के लिए राजी कर लेता है। रात में हसन को होश आता है और अगली सुबह जब उसने जाकर देखा तो जहाज को खूब अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है। आज उसके बाबा का जन्मदिन है। हसन को बाजार ले जाया गया, उसके बाल कटवाए गए और नए कपड़े भी खरीदवाए गए। हसन जहाज के सामने जाकर बैठ गया क्योंकि वो बाबा का इंतजार कर रहा है। उसे पूरा विश्वास है कि आज उसके बाबा जरूर लौट आएंगे। वो उनके लिए बाजार से केक भी लेकर आया है और वो एकटक दूर देखता रहा। कई घंटे बीत गए, उसके बाबा नहीं आए। सूरज की गर्मी से केक भी पिघल चुका है। तब हसन के बड़े भैया अब्दुल्ला ने पीछे से कहा, अब ये सब नाटक बंद करो। अकेले तुमने ना जाने कितने लोगों को कष्ट दिया है। वास्तविकता को समझो, ये जहाज अब बिक चुका है, ये अब हमारा नहीं रहा। और अगर ये नहीं भी बिकता तो इस सूखे समंदर में पानी कहाँ से लाते? पड़े पड़े जंग खाकर ये जहाज यहीं सड़ जाता।
ये कोई फिल्म की कहानी तो नहीं चल रही कि पानी आएगा और ये जहाज फिर से समंदर में तैरने लगेगा। इतना कहकर गुस्से से अब्दुल्ला भी वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे शाम घेर आई है। एक एक करके सभी परिवारजन अपने अपने घर की ओर लौटने लगे। एक अकेला नाजी ही उसके पास बैठा रह गया। उसने हसन से कहा कि कल मैंने खुदा से तेरे लिए बहुत दुआ मांगी है। अगर ऐसा होता कि मेरी कोई एक दुआ कबूल हो सकती तो मैं तेरी खुशी मांगता। पास बैठे हसन की आंखों का बांध टूट गया। उसने अब धीरे धीरे सच्चाई के सामने घुटने टेक दिए। उस रात हम नाजी को देखते हैं, हाथों में 2 बाल्टी लिए वो पानी जहाज की चारों तरफ बिखेर रहा है, मानो वो अपने दोस्त की इच्छा को पूरी करने के लिए आज हर सीमा लांघ जाएगा। आज उसके बाजुओं में इतना दम है कि वो इस सूखे रेगिस्तान को समंदर के पानी से भर देगा। अगले दिन जब हसन जहाज पर पहुंचा, उसके पांव कीचड़ पर पड़े और वो समझ गया कि उसके दोस्त ने कल रात क्या किया है। वो अंदर गया, अपनी उसी पुरानी संदूक से माँ की बुनी चादर और दीवार पर से बाबा की तस्वीर निकाली। फिर उसकी नजर एक दिन के क्लासरूम में दीवार पर टंगी उस मैप पर पड़ी जिसमें ईरान का नक्शा बना हुआ है, जहाँ पर उस सूखे समंदर का भी जिक्र है। एक आखिरी बार उसने जहाज को चारों तरफ देखा और इतने में शहर जाने के लिए उनकी गाड़ी पहुंच गई। हसन के बड़े भाई ने गाड़ी के ऊपर से आवाज लगाई। उन्हें अलविदा कहने के लिए नाजी का पूरा परिवार वहाँ खड़ा है। हसन को अलविदा कहते हुए नाजी के गले से एक शब्द नहीं निकल रहा और हसन चुपचाप अपने परिवार के साथ उस ट्रक पर सवार हो गया कि इतने में अब्दुल्ला की बीवी को पेट में तेज दर्द होने लगा। अब उनके पास शहर जाने का वक्त नहीं। अब्दुल्ला की बीवी को जहाज के अंदर लेकर आया गया और हसन ने उसकी माँ की बुनी चादर नीचे बिछा दी। सारी औरतें हसन की बीवी की मदद के लिए अंदर चली गई और मर्द सारे बाहर खड़े हैं। उन्होंने अंदर से आवाज लगाई। नाजी को गर्म पानी लाने को कहा गया और हसन को एक टुकड़ा कपड़ा लाने को। हसन भागकर उस जहाज की पाल में से एक टुकड़ा कपड़ा फाड़ लाया। थोड़ी देर बाद बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हसन और नाजी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान है और वो दोनों ही आज बहुत खुश हैं। इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर इस कहानी ने भी आपके दिल को छुआ है तो हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। हमें आपकी बातों का बेसब्री से इंतजार रहेगा और इस तरह की कहानी से रोजाना रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ।